हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, इसमें है परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ब्लड का, उसमें हृदय की जो भूमिका है, इसको देखना है। देखिए, मनुष्य और अन्य स्तनधारियों का हृदय सुदृढ़ मांसपेशियों का बना एक पंप है। यानी जो हृदय है बच्चों को क्या है, एक सुदृढ़ मांसपेशियों का बना एक पंप है। इतना तो आप सब समझ रहे हैं। ये किसकी तरह कार्य करता है? एक पंप की तरह कार्य करता है। यानी कि पंप हमारी मुट्ठी जितने बड़े आकार का इस अंग से दिन भर लगभग 7,000 लीटर रक्त पंप होता है। यानी कि आपकी जितनी मुट्ठी है हाथ की, उसी के बराबर जो ये अंग है हार्ट, उससे दिन भर कम से कम 7,000 लीटर रक्त पंप होता है। यानी कि अगर आप 7,000 लीटर रक्त पंप लें तो 4.7 से 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग 1,500 बार हृदय से गुजरता है। ठीक, हृदय में 4 प्रमुख प्रकोष्ठ होते हैं। यानी जो हमारा हार्ट है बच्चों, वो उसमें 4 भाग होते हैं। मान लीजिए ये हार्ट है, यानी कि आप हार्ट है तो हार्ट का आज का सब लोग इसी तरीके से नॉर्मल वे में हम इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिए और बोले कि इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके बच्चों? 4। 1 2 3 4। ओके, हृदय के 4 भाग होते हैं। फिर ऊपरी 2 प्रकोष्ठ को अलिंद और निचले 2 प्रकोष्ठ को निलय कहा जाता है। यानी कि अगर आप इसको बोलेंगे तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? प्रकोष्ठ को अलिंद क्या बोलते हैं? अलिंद। और निचले को आप क्या बोलेंगे? इन दोनों को निलय। निलय, ये समझ गए आप। यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे बायां, देखिए आपके बुक में बना हुआ है बायां अलिंद, दायां अलिंद। यानी कि बायां और दाएं, लेफ्ट और राइट, 2 पार्ट्स में है ना इसके, यानी लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट ऊपर वाला बायां अलिंद और ये वाला दायां अलिंद। इसी तरीके से नीचे वाला बायां निलय और ये दायां निलय। ठीक है, यानी ऊपर वाले 2 हमारे जो हैं ये अलिंद और नीचे के 2 निलय। इतना आप समझ गए होंगे। फिर है कि हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता है। यहाँ जो इस दोनों का जो संपर्क है, यानी बाएं का दाएं से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड से मिक्स हो जाएगा, इसीलिए इनका जो संपर्क है वो बाएं का दाएं भाग से नहीं होता। दायां अलिंद व दायां निलय, बायां अलिंद व बायां निलय रक्त की नलियों और हृदय के प्रकोष्ठ के बीच वाल्व होता है। अब ये वाल्व क्या है समझते हैं आप? वाल्व मतलब कि वो समझ लीजिए जैसे कि कोई चीज़ एक ही फ्लो में बहे, मतलब वो दोबारा लौटे नहीं, मिक्स ना हो। इसके लिए भी अक्सर इसी डिवाइस यानी वाल्व का यूज़, आप लोग के घरों में जो टैंक है बच्चों, उसमें भी वाल्व का यूज़ होता है। ऊपर पानी, जैसे मान लीजिए आपको मोटर पंप से ऊपर पानी चढ़ाना है, फिर वो दोबारा नीचे ना आ जाए, इसके लिए भी वाल्व का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वाल्व का यूज़ होता है, यानी कि एक ही कि वो पलटे ना दोबारा, यानी प्योर और इम्प्योर मिक्स ना हो, इसके लिए वाल्व का यूज़ होता है। इसमें रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख भी रहा है कि इसमें रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता है। हृदय के दाएं प्रकोष्ठ में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएं में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यानी कि हृदय के जो दायां प्रकोष्ठ है उसमें क्या रहता है बच्चों? ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएं में ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन रहित समझ रहे हैं? जो हमारा क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, और ऑक्सीजन, और बाएं में ऑक्सीजन युक्त, यानी कि जो हमारा जिसमें ओटो रिच्ड हो और इसमें ओटो ना हो। ठीक, हृदय के में अलिंदों का संकुचन एक साथ एवं नलियों का एक साथ होता है। जब हृदय में अलिंदों का संकुचन एक साथ होता है और साथ में नलियों का भी संकुचन एक साथ होता है। अलिंद
में संकुचन से रक्त नलियों में भरता है। जब अलिंद संकुचित होता है तो रक्त नलियों में भरता है। यानी कि जो हमारा नलियों में जो अलिंद के संकुचन एक साथ एवं निलयों का एक साथ, अलिंद और निलय दो चीज़ है ना, तो अलिंद और निलय के संकुचन से एक साथ होता है। यानी कि हृदय के अलिंदों का संकुचन एक साथ व निलयों का जो निलय है उनका एक साथ होता है। फिर अलिंदों में संकुचन से रक्त निलयों में भरता है। फिर निलयों के संकुचन से रक्त का बहाव हृदय से बाहर की तरफ होता है। साथ ही अलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त भरता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हृदय में जो प्रकोष्ठ होते हैं उसमें रक्त का प्रवाह क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा रुधिर है, यानी जो हमारा ब्लड है या खून जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ये हमारा कैसे है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों जो हमारा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर है वो लंग्स से मान लीजिए आ रहा है, ठीक है ना। लंग्स से किसके माध्यम से? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। कहाँ आ रहा है बच्चों? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में ये स्टेप नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर डाल भी दिया है। ये फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है। किधर आता है बच्चों? ये बाएं अलिंद में आता है। यानी कि फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किधर आ रहा है? बाएं अलिंद में। तो फुफ्फुस शिरा से आना समझ लीजिए इसका फर्स्ट स्टेप हुआ, और बाएं अलिंद में आ रहा है ये इसका सेकेंड स्टेप हुआ। इसमें कौन सा ब्लड आ रहा है? बाएं में, जो जिसमें ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में आता। कहाँ से आ रहा है? लंग्स से। ठीक है, इतना समझ गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो रुधिर है, रुधिर को एकत्रित कौन कर रहा है? बायां जो हमारा क्या है, बायां अलिंद रुधिर को क्या कर रहा है? एकत्रित। यहाँ पर एकत्र हो गया ब्लड आकर, ठीक है ना। एकत्र हो गया तो अलिंद क्या रहता है? शिथिल रहा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बायां निलय जब संकुचित होगा तो शुद्ध रुधिर किस में आ जाएगा? हमारा बाएं निलय में। बायां निलय में आता है जब ये संकुचित होता है, ठीक है ना। तो स्टेप 3 क्या हो गया कि बायां अलिंद से रुधिर किस में आया? हमारा बायां निलय में। इतना समझ गए बच्चे आप लोग? यानी किस में आ रहा हमारा? बायां निलय में। यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया था कि लंग्स में आया, उसके बाद फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ आता है? बायां अलिंद में आता है, ठीक है ना। ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप 2 हुआ। फिर अब यहाँ पर देखिए रुधिर एकत्र हुआ किसमें बच्चों? बायां अलिंद में, और ये शिथिल रहता है। शिथिल मतलब चुपचाप शिथिल रहा। फिर स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 क्या हुआ? जब ये बायां निलय में आता है तो क्या होगा? संकुचित होगा। यानी कौन सा? शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर संकुचित होगा, तो ये हमारा स्टेप 3 हुआ। समझ गया इतना आप लोग? फिर अब देखिएगा बायां यहाँ पर आया, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पर किसके माध्यम से? अब यहाँ पर देखिए जो ब्लड आ रहा है बायां निलय में, ये शुद्ध है, इसमें ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन से परिपूर्ण है पूरा। क्लियर है ना बच्चों? तो यहाँ पर जो ये शुद्ध रक्त है ये महाधमनी के माध्यम से, यहाँ पर देखिए ये महाधमनी है ना, ये महाधमनी के माध्यम से, यहाँ पे देखिए आपके डायग्राम भी बना हुआ है बच्चों। यहाँ पर स्टेप 4 मैंने दिया है इसको ना, महाधमनी के माध्यम से शरीर में जा रहा है, यानी शरीर में पंपित हो गया। ये तो आप तो समझ गए ना। लंग से ब्लड आपका कहाँ आया बच्चों? किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। किधर आया? बायां अलिंद में। यहाँ पर रुधिर एकत्रित हुआ, यहाँ उसके बाद ये बायां निलय में आया, ठीक है। फिर बायां निलय से ये महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर के विभिन्न अंग ऊतक सबको क्या मिला? यहाँ पर शरीर में ये पंपित हो जाता है, ठीक है ना। अब पंपित हो गया। अब ये बताइए जब ये शरीर में गया तो
ये इसमें से ऑक्सीजन ले ली गई तो इसमें क्या हो गया, ये हमारा इम्प्योर हो गया, यानी इसमें CO2 की मात्रा अधिक हो गई, यानी यह अशुद्ध हो गया, यहाँ पे इम्प्योर हो गया। क्लियर हुआ ना यहाँ पर, ये क्या हुआ, अशुद्ध हुआ, इम्प्योर हुआ। तो पांचवा, तो देखिए फोर्थ स्टेप तो ये हुआ कि ये शरीर में गया, वहां पर जाकर हमारा प्योर ब्लड किस महाधमनी के माध्यम से कहाँ गया, शरीर में गया। क्लियर हुआ ना। फिर शरीर से ये वापस आएगा ना, फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इम्प्योर हो जाता है, इसमें CO2 जो होती है उसकी मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी अधिक हो गई। फिर ये क्या करता है, महाशिरा के माध्यम से, देखिए यहाँ पर 2 शिराएं दी हैं बच्चे आप लोगों में, एक समस्त शरीर से जो रक्त है यहाँ पर देखिए, एक ये शिरा दी ही है, एक ये शिरा। अब ये मैंने इसको स्टेप 5th दे दिया था, क्या किया था, स्टेप 5th। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 शिरा है ना, तो ये 2 शिरा का क्या है, महाशिरा मान लीजिए। तो महाशिरा इसको अगर ऊर्ध्व मान लीजिए, इसको निम्न मान सकते हैं, यानी 2 शिरा इसको, इसीलिए मैंने 2 यहाँ पर दे दिया, 5th और 5th यानी 2 स्टेप है, ये दोनों शिराएं, इन दोनों शिरा के माध्यम से ये क्या हो रहा है, अब बताइए, माध्यम से अशुद्ध रुधिर किधर आ रहा है बच्चों, दाया अलिंद में संकुचित हो गया, ये दाया अलिंद में, स्टेप 6 हो गया, यानी महाशिरा के माध्यम से ये कहाँ आ गया, दाया अलिंद में आ गया, ठीक है ना। फिर दाया अलिंद से ये किस में जाएगा, दाया निलय में आता है, दाया निलय में आ गया। ये स्टेप हमारा 6 था, किसमें, जब ये महाशिरा के माध्यम से दायालिंद में आया तो स्टेप 6 हुआ, लेकिन फिर ये किधर आ रहा है, दाया निलय में आएगा, तो ये स्टेप हमारा क्या होगा, 7th होगा। यहाँ पर देखिए नाम भी, आप लोग भी इसको लिख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, तो आप इजी वे में इसको तैयार कर पाएंगे, ठीक है ना। इस यहाँ पे आया बच्चों, अब यहाँ पर देखिए फुसफुस धमनी से फिर ये कहाँ पे जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर देखिएगा फुसफुस धमनी के माध्यम से, ये यहाँ पर है ना, ये स्टेप 8 मैंने नाम यहाँ पर दिया है, यानी कि ये फुसफुस धमनी के, यहाँ पर देखिए यहाँ किसके माध्यम से, ये फुसफुस धमनी के माध्यम से वापस लंग में जाता है, और ये यहाँ पर जाकर फिर इसमें ऑक्सीजन रिच्ड हो जाता है, समझ गए, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको क्लियर किया, इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी भी करिएगा। ये इसलिए को मैं इसको, हमें लग रहा है मैं इसको आपको ये दोबारा बता रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझिए। और इस तरीके से आपके यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है, पूरा रक्त प्रवाह चक्र भी दिया हुआ है, दिया है ना आपके यहाँ पर, इसको भी आप देख सकते हैं। रक्त प्रवाह चक्र यानी कि शरीर के सभी अंगों से दायां अलिंद में आया, फिर दायां निलय में, फिर फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में गया बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिच्ड हुआ, फिर फुसफुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में आया, बायां निलय में आया, फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को गया। तो अभी ये मैंने पढ़ाया भी, आपको यहाँ पर बताया भी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। और आपके होमवर्क में है कि आप इन दोनों का डायग्राम बनाकर होमवर्क में व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। ये आप लोगों का मेन डायग्राम है, और बाय स्टेप 1, 2, 3, 4 इस तरीके से स्टेप को भी लिखना है आपको, इस लिखते जाइएगा, और यहाँ पर इसको आप फिर अच्छे से क्या करिएगा, डायग्राम को, यानी कि यो लंग्स में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख कर करिए। फुसफुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में आया, ठीक है ना, फिर रुधिर एकत्र होता है, बायां अलिंद तो शिथिल रहता है, फिर बायां निलय में आता है, फिर संकुचित होगा, यानी यहाँ पर बायां निलय में शुद्ध रुधिर होगा, फिर महाधमनी के माध्यम से ये शुद्ध रुधिर शरीर के सब में पंपित हो गया, यानी शरीर के विभिन्न अंगों को मिल गया। फिर CO2 रिच्ड अशुद्ध रुधिर जो होता महाधमनी के माध्यम से, अशुद्ध रुधिर दायां अलिंद में आता है, वहाँ पर संकुचित होकर फिर कहाँ आता है, दायां निलय में आता है। दायां अलिंद जब संकुचित होगा तो किस में आएगा, दायां निलय में आता है। फिर महाधमनी के माध्यम से ये कहाँ चला जाता है बच्चों, लंग्स में वापस आता है, और लंग्स में ये आकर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर से ये शरीर को सप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ तक अभी हमने बताया। फिर है हृदय का कार्य, मस्तिष्क से आने वाली तथा
इसकी अपनी तंत्रिकाओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, विशेष व्यवस्था से नियंत्रित होता है। क्या आप जानते हैं हृदय की तंत्रिकाओं की विशेष व्यवस्था हम शिरा, अलिंद, गांठ यानी साइनो आरिक्यूलर नोड कहते हैं। यदि ये काम करने में अक्षम हो जाए तो कृत्रिम रूप से इस कार्य को पेसमेकर यंत्र के द्वारा एक लंबे समय तक चलाया जाता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना हुआ आपकी बुक में बच्चों। ये फिर है हृदय से रक्त का बहाव एक साथ दो परपथ से होकर गुजरना, चित्र क्रमांक 6 इन परपथ को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिएगा बायां लिंद से देखिए फेफड़ों से आ रहा है, ठीक है ना। फिर बायां निलय से जाते हुए देखिए पूरे शरीर में जा रहा है। फिर दायां निलय से दायां अलिंद से, फिर दायां निलय से, फिर ये वापस फेफड़े में जा रहा है। तो ये क्या है, रक्त का बहाव का दोहरा परिसंचरण है। नहीं, यहाँ पर रक्त के बहाव का दोहरा, यानी फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आया जिसमें खूब ढेर सारी ऑक्सीजन है, यानी O2 रिष्ट ऑक्सीजन रिष्ट है। फिर ये बायां अलिंद से बायां निलय में आया, फिर बायां निलय से बच्चों किधर जा रहा है, देखिए पूरे शरीर में गया, निलय से पूरे शरीर में गया। फिर पूरे शरीर में जब जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, इसमें CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। फिर जब क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। और फिर ये वापस किस में आ रहा है, इम्प्योर ब्लड बायां अलिंद में आता है, फिर बायां निलय से, फिर ये वापस फेफड़ों में क्या होता है, शुद्ध होता है जाकर। तो यानी कि ये अपने रक्त का ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। फिर यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि ऐसा परपथ जिसमें हृदय के शरीर की सभी कोशिकाओं तक और वहाँ से वापस हृदय तक रक्त का बहाव हो, इसमें बायां निलय के संकुचन से महाधमनी से होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव कई अन्य धमनियों से शरीर के तमाम ऊतकों तक पहुँचता है। तो कण ऐसी नहीं कि सिर्फ एक धमनी है, कई धमनियों से शरीर के तमाम ऊतक तक पहुंचता है। इसमें आगे कोशिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है, ठीक है ना। जो यानी तमाम धमनी ऊतकों तक पहुंचा, फिर उसमें जो आगे की कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं को रक्त पहुंचता है। शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त अन्य कोशिकाओं एवं शिराओं के द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद तक बहता है। ऑक्सीजन रहित यानी जो कोशिकाओं से मान लीजिए ऑक्सीजन ले ली, फिर इसमें से ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, फिर क्या हुआ कि ऑक्सीजन रक्त जो ऑक्सीजन रहित रक्त है वो अन्य कोशिकाओं व शिराओं के द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद में मान लीजिए भर गया। दूसरे परपथ में हृदय के दाएं अलिंद के संकुचन से, अब दूसरे परपथ देख ली, तो पहला परपथ था, दूसरा परपथ में हृदय के दाएं निलय के संकुचन से फुसफुस धमनी से फेफड़ों तक रक्त का बहाव होता है। रक्त की नलियों से बहते हुए रक्त का फेफड़ों में ऑक्सीकरण होता है, यानी कि फेफड़ों में क्या होता है, रक्त का ऑक्सीकरण होता है। फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन रक्त हृदय के बाएं अलिंद तक बहता है। यहाँ तक आप समझ गए कि फुसफुस शिरा में जो ऑक्सीजन कृत रक्त है वो हृदय के बाएं अलिंद तक बहता है। फिर समानता हमारे शिराओं में शरीर में किस प्रकार का रक्त बहता, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या शिराओं में किस तरह का रक्त बहता है तो आप बोलेंगे समानता शिराओं में अनाक्सीकृत रक्त बहता है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। लेकिन शिराओं में क्या हमेशा अनाक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, क्यों नहीं? सही, शिराओं में हमेशा अनाक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें अनाक्सीकृत रक्त का बहाव हो, क्योंकि फुसफुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। फुसफुस शिरा के माध्यम से ही तो ना बाएं अलिंद में रक्त आता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर में हमें शिराओं में हमेशा अनाक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता। आप इसका नहीं होता है, हम इस कथन से सहमत नहीं है। क्यों और क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव जो बाएं अलिंद में जो रक्त आता है वो फुसफुस शिरा के माध्यम से ही आता है, प्योर ब्लड।
समझे, जिसमें O2 की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर नीलों के संकुचन से उत्पन्न दाब में धमनियों में रक्त का बहाव बना रहता है। यानी कि जब निलय संकुचित होते हैं तो उसमें दाब और प्रेशर होता है, उसी से धमनियों में जो होता है रक्त का बहाव बनता है। रक्त का दाब शिराओं में बहुत कम होता है, क्योंकि शिराओं में जो, अब आप यहाँ पर एक डिफरेंस देख सकते हैं कि जो धमनी है इसमें रक्त का बहाव, इसमें उच्च दाब रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त लगातार हार्ट को पंप कर रहा है ना, दाब है, प्रेशर है उस पर। लेकिन शिरा में क्या होता है, रक्त का दाब जो है वो शिरा में बहुत कम होता है। शिराओं के आसपास की मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव से इसमें रक्त का बहाव, शिराएं में रक्त का बहाव कैसा, जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं जो संकुचित होती हैं या फैलती हैं उसमें रक्त का बहाव बना रहता है। साथ ही शिराओं में वाल्व होते हैं, वाल्व वही जो अभी आपको हमने समझाया, ताकि उसमें से इम्प्योर ब्लड वापस ना हो सके, यानी वो एक तरफ सीधे ही जाए। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई, जब आप कोई नीचे जाता है पानी में तो वो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन लेके अपने साथ सिलेंडर या मॉक्स सब लेके जाता है, तो जब वो क्या बोलते हैं उसमें से, अब वो ऑक्सीजन तो ले रहा है लेकिन CO2 कहाँ जा रही, तो CO2 को बाहर निकले, वो वापस उसमें ना जाए, इसके लिए वाल्व लगे होते हैं ना उसमें, ताकि वो वापस मार्क्स बाहर चली जाए उसमें से। इस वहाँ पर भी वाल्व का यूज़ होता है। तो वाल्व का यूज़ मतलब आप कहते हैं वन वे हो, मतलब उसमें सिर्फ एक ही तरफ बहाव हो, दूसरी तरफ चीज़ें उसमें ना पलटें। तो यही चीज़ है कि इसमें रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता, यानी ऐसा नहीं कि एक तरफ जाते जाते उल्टा। अगर शरीर में मान लीजिए हम शरीर जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है। मैं शरीर अगर पृथ्वी पर हूँ और दाब है या बल है उसकी तरफ से, अगर इस तरीके से शिराओं में वाल्व ना हो तो क्या होगा, हो सकता है रक्त उल्टा बहने लगे, जो कि एकदम मतलब गलत है। इसीलिए शिराओं में वाल्व होते हैं ताकि उसमें रक्त उल्टा उसका प्रवाह ना हो। क्या आप जानते हैं निलयों के संकुचन से उत्पन्न रक्त के निलयों की दीवारों पर दाब व निलय के शीतलन के समय दाब का रक्त चाप के आंकड़े अर्थात 120/80 के रूप में दर्ज, जो हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं वो क्या होता है 120/80। ये कब होता है, जब हम निलयों की दीवारों पर जब दाब व निलय के शिथिलन, यानी जब दीवारों पर जब उसका दाब पड़ता है और जब वो शिथिल होता है उसके समय के दाब को रक्तचाप के आंकड़े के रूप में लिखते हैं ना, यानी कि ब्लड प्रेशर के रूप में, तो 120/80 के रूप में दर्शाया जाता है। हृदय के धड़कने की आवाज़ निलयों के संकुचन के समय अलिंदों और निलयों के बीच के वाल्व बंद होने से तथा निलय के शीतलन के समय निलय और धमनियों के बीच के वाल्व बंद होने से होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हृदय के धड़कने की आवाज़ है, जब निलय में संकुचित के समय, तो अलिंदों और निलयों के बीच के वाल्व बंद होने से तथा निलय के शीतलन के समय निलय और धमनियों के बीच वाल्व बंद होने से ऐसा होता है। फिर अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, दायां अलिंद में रक्त कहाँ से आता है बच्चों। दायां अलिंद में अगर आपसे कोई पूछेगा कि दायां अलिंद में रक्त कहाँ से आता है, तो आप लिखते हैं महाशिरा के माध्यम से आता है। रक्त कहाँ से आता है, महाशिरा के माध्यम से आता है ना। दायां लिंद में रक्त जो है वो महाशिरा के माध्यम से आता है। अब इसी तरीके से दायां निलय में रक्त कहाँ से आता है, तो सॉरी उल्टा हो गया है। दायां अलिंद में रक्त कहाँ से आता है, तो दायां अलिंद में महाधमनी के माध्यम से शरीर में पंपित होता है। तो जो ये हमारा है CO2 यानी O2, CO2 से अशुद्ध रुधिर महाशिरा के माध्यम से जो है वो दायां अलिंद में आता है, यानी कि जो अशुद्ध रुधिर है वो किसके द्वारा, महाशिरा के माध्यम से कहाँ आता है बच्चों, दायां अलिंद में आता है। यानी कि यहाँ पर महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में आ रहा है ना रक्त। दायां अलिंद में रक्त कहाँ से आता है, तो आप साफ साफ लिख सकते हैं महाशिरा के माध्यम से। फिर दायां निलय में रक्त कहाँ से आता है, तो दायां अलिंद से दायां निलय में ना रक्त आता है। दायां अलिंद में कहाँ से आता है दायां निलय में रक्त, तो दायां अलिंद से। ये क्वेश्चन करके भेजिएगा सब। और रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है इसी में लिख कर भेजिएगा।
दायां लिंग में रक्त कहाँ से आता है ये भी बताना। अभी मैंने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि कहाँ से आता है, महाशिरा के माध्यम से, ठीक है ना। फिर दायां निलय में रक्त कहाँ से आता है, तो दायां अलिंद से। दायां निलय में आता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दायां अलिंद से, ठीक। फिर रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, बहुत ही ईजी है कि रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़े में होता है। कहाँ होता है बच्चों, फेफड़ों में होता है ना, लंग्स में होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके यहीं तक थे बच्चों, यहीं पर मैं वीडियो को क्लोज करूँगी। इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकें, ताकि आप लोग अच्छे से समझा सकें और आपने वीडियो को अच्छे से समझ भी सकें। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क करिएगा, टाइम पर सेंड करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।